जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। एक्चुअली ये लेक्चर मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक तो थोड़ा सा ना मतलब कि इशू आ रहा था। फिर मैंने कहा कि मतलब आप लोगों के लिए 3 टॉपिक सुनना थोड़ा बर्डन भी हो जाएगा और टाइम टेकिंग है, तो इंशाल्लाह मैं सुबह तक आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास टॉपिक है ना 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला, ये ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास, मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से भी और करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स में भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन हमारे पास ये है कि ये 10 अप्रैल 2010 में ये हमारे पास पास हुई है, ठीक है। फिर और इस पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी एंड दैट फाइनली ये हमारे पास आ जाती है अप्रैल में 2010 में ये पास हो जाती है नेशनल असेंबली से। अब बेसिकली इसका हमारे पास फंक्शन क्या है और ये किस लिए लाई गई थी, ठीक है। इसका मकसद क्या था कि जो हमारे पास पावर है ना उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि पावर को मतलब कि प्रोविंसेस तक डिवाइड उसको किया जाए। और क्या जो एक हमारे पास आर्टिकल था 58(2) भी, ठीक है, उसको डिमोलिश किया गया था। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो पार्लियामेंट और जुडिशरी का रिलेशनशिप था, ठीक है, उसको रीडिफाइन किया गया था। इसके अलावा जो एक हमारे पास लिस्ट होती है ना, ठीक है, एक फेडरल लिस्ट होती है, एक प्रोविंशियल लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। जो कंकरेंट लिस्ट थी, ठीक है, वो उसको एबॉलिश कर दिया गया था। और जो हमारे पास फेडरल की लेजिस्लेटिव लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई थी, यानी कि उसमें भी कुछ चेंजेस लाए गए थे। ये हमारे पास क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके सेक्शंस कितने, इसके ना मेनली हमारे पास 6 सेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड सेक्शन हमारे पास क्या है, उसके अंदर जो पाकिस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया। अब फिर ब्रीफली इस तरह से डिस्क्राइब किया गया कि उसकी जितनी भी हमारे पास प्रोविजंस आ जाती है 1935 इंडियन एक्ट, ऑल इंडियन एक्ट। अब आप कहोगे कि ऑल इंडियन एक्ट वाई वी आर स्टडिंग इट हेयर, ठीक है। 1935 का जो ऑल इंडियन एक्ट है ना, पाकिस्तान में इनिशियल बेस पे वही इम्प्लीमेंट किया गया था विद सॉर्ट ऑफ चेंजेस, ठीक है, चेंजेस करके उसको पाकिस्तान में वही इम्प्लीमेंट किया गया था 1947 में। देन हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1962। अब उनमें जो भी हमारे पास, ठीक है, प्रोविजंस से रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, उनको क्या कहा है, उनकी हिस्ट्री बयान की गई है हमारे पास 18th अमेंडमेंट में, जो कि हमें किस चीज़ की डिटेल देते हैं, हमें फेडरल की और प्रोविंसेस की जो रिलेशन है ना उसकी हमें डिटेल देते हैं। ये हम किस सेक्शन की बात करें, हम ये सेकंड सेक्शन की बात करें। नाउ वी मूव टुवर्ड्स थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन हमारे पास क्या है, थर्ड सेक्शन हमें 18th अमेंडमेंट का क्या करता है, एक ओवरव्यू देता है, ठीक है, एक ब्रीफ समरी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। ये क्या करता है कि एग्जामिन द रिडक्शन ऑफ सर्टन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, वही बात 58(2) भी जो हमारे पास आर्टिकल था, यानी कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी कि नेशनल असेंबली को वो जिस तरह मर्जी चाहे डिसॉल्व कर सकता है। हम इसको बेनज़ीर के केस में भी देख सकते हैं, ठीक है, नवाज शरीफ के केस में भी ऐसे ही होता रहा, ठीक है। अब वो वाली जो एक प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी थी, ठीक है, उसको क्या है, कम कर दिया गया। और 18th अमेंडमेंट में एक नया प्रोसेस लॉन्च किया गया था कि जजेस को किस तरह से अपॉइंट करना है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमारे पास, ठीक है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके लिहाज से भी न्यू अमेंडमेंट आई हैं, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी एडिट किया गया, ठीक है, उसमें भी मज़ीद इजाफा किया गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको किस तरह से बनाया जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये ब्रीफ समरी है हमारे पास 18th अमेंडमेंट की। नाउ हमारे पास क्या है, फोर्थ सेक्शन। फोर्थ सेक्शन हमारे पास क्या बताता है हमें कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अगर आप लोगों को पता हो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या होती है, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो हेड होते हैं, ठीक है, प्रोविंसेस के, वो होते हैं, और एग्जेक्टिव का जो हेड होता है, ठीक है, यानी कि जो फेडरल का हेड होता है और जो प्रोविंसेस के हेड होते हैं वो साथ आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बना देते हैं। फिर फोर्थ सेक्शन में और क्या बताया जाता है कि फेडरल लिस्ट में चेंजेस आई हैं और कंकरेंट लिस्ट को एबॉलिश कर दिया गया। फिर क्या है कि प्रोविजंस रिगार्डिंग द नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी अवार्ड, जिनकी बारहा बात होती है, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस लाए गए थे, उसमें भी कुछ जो इस्लाहात हैं, प्रोविजंस हैं, वो भी इंक्लूड की गई हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फिफ्थ सेक्शन। फिफ्थ सेक्शन हमारे पास क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन। अब जाहिर सी बात है, फेडरल और प्रोविंसेस के क्या कहते हैं हम,
उनके हम रिलेशन में चेंजेस ला रहे हैं, हम उनकी अथॉरिटीज़ में, उनकी पावर्स में चेंजेस ला रहे हैं। अब कुछ चीज़ें होती है लाइक एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर, ठीक है। अब वो क्या होता है कि वो थोड़ा सॉर्ट ऑफ डिसकंटेंशन बन जाता है कि वो आया वो कि वो प्रोविंसेस उसको डील करेंगे या फिर फेडरल डील करेगा। लाइक अगर हम देखें कोविड में हमारे पास ये सूरत हाल हुई थी, ठीक है। एक सूबा कह रहा था कि हमें जी कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल रही, कोई कह रहा था कि हमारे पास अगर आई है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये मतलब ये काफ़ी चैलेंजेस पे सामने आते हैं। ये कि फिफ्थ सेक्शन में हम इसको मतलब कि 18th अमेंडमेंट में ये डिस्कस किया गया कि अगर हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं तो हम उसको किस तरह से कैटर करेंगे। और जो सिक्स सेशन है, ठीक है, उसमें क्या है, आर्टिकल्स को कंक्लूड कर दिया गया। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है 18th अमेंडमेंट का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। फिर अब हम देखते हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रोविजंस हमने देख ली हैं 18th अमेंडमेंट की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो, ठीक है, उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। 17th अमेंडमेंट को दोबारा से रिपील किया गया, ठीक है। और जो हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर और 2002, ठीक है, प्रीवियस मुशर्रफ ने जो 2002 में हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस थी, ठीक है, वो दी थी। तो 18th अमेंडमेंट क्या कहती है, उसको इलीगल कह दिया 18th अमेंडमेंट है। फिर वही बात कि प्रेसिडेंट की जो पावर थी उनको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो हमारे पास है फेडरल की, ठीक है, वो कौन उसको एक्सरसाइज करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, ठीक है। वो क्या होगा, एग्जेक्टिव का हमारे पास हेड होगा, ठीक है। और क्या है कि जो बिजनेस के रूल हैं, जो ट्रेड के रूल्स हैं, वो कौन बनाएगा, वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, ना कि प्रेसिडेंट बनाएगा। और अगर मतलब कि प्रेसिडेंट कुछ ऑर्डर्स ऐसे दे भी देता है, ठीक है, वो क्या है कि वो पार्लियामेंट की से पहले पार्लियामेंट को अप्रूव भी करने पड़ेंगे, ठीक है, विद इन 10 डेज। अगर तो अप्रूव नहीं होते, ठीक है, द डिक्लेरेशन शैल सीज टू बी इफेक्टिव अपॉन 2 months ऑफ इट्स प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट उसको डिक्लेयर नहीं करती तो आफ्टर 2 months क्या हो जाएंगे, वो खुद ब खुद ही हमारे पास डिक्लेयर हो जाएंगे इफेक्टिव। फिर हमने बात की आर्टिकल 58 वाज आल्सो अमेंडेड टू डिलीट द इनफेमस 2B, ठीक है। 58 2B, इसका मकसद ये, इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें ना, ठीक है, ये आर्टिकल 58 2B क्या करता है कि एक प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी टाइम, ठीक है, मैं तो कहूँगी कि मुँह उठा के ना किसी भी टाइम वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर को उसके ऑफिस से हटा सकता है। दैट्स वाई के पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक अपने क्या कहते हैं कि मुद्दत कंप्लीट नहीं कर सका, ठीक है, उसको डिलीट कर दिया गया था, अमेंड कर दिया। 58 2B को डिलीशन उसकी कर दी गई, ठीक है। 58 1A उसको अमेंडमेंट कर दी गई, ठीक है। द नेशनल असम्बली कैन ऑल बी डिसॉल्व ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ठीक है। मतलब कि 58 2B का हमारे पास जो हिस्ट्री थी वो डिलीट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करेगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकता है, या फिर उस सूरत में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूवमेंट स्टार्ट होती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो फिर इवेंचुअली क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी हटना पड़ जाता है। और जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो तमाम मामलात में प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के मुताबिक काम करेगा, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास जो सिस्टम है ना, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए ना कि पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, तो उसमें भी आप लोग ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रेसिडेंट हैज़ टू ग्रांट हिज एक्सेंट टू अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन रिड्यूस टू 10 days, ठीक है। यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें सदर ने अपनी रजामंदी शो करनी होती है ना, ठीक है, वो हमारे पास टाइम पीरियड उन्होंने कितना कर दिया, 10 days कर दिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट अगर रेफरेंडम करा सकता था, ठीक है, तो अब वो क्या है, उसकी वो पावर्स भी ख़त्म कर दी गई हैं। ये हमने देखा, इसकी पहली फीचर देखी थी कि किस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्टोर किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपने इसको अच्छे से देखना है। 18th अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब लास्ट टाइम मैंने पेपर्स दिए थे 2022 में, तो पता नहीं मतलब कि उसने ना हर पेपर में उठा के दिया हुआ था ये क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस में भी दिया हुआ था, पाकिस्तान अफेयर्स में भी दिया हुआ था, और अभी फिर मैंने सिर्फ में ये PMS में दिया तो उसमें भी ये 1-2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेंथनिंग की इंस्टीट्यूशंस। अब 18th अमेंडमेंट में ना बेसिकली 2 इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया गया। एक हमारे पास क्या, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान,
ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या है कि उसकी जो हमारे पास ही टर्म ऑफ ऑफिस की जो मुद्दत थी, ठीक है, वो 3 साल से 5 साल कर दी गई है। पहले 3 साल थी, अब 5 साल कर दी गई है। और हमारे पास क्या है कि जो ऑडिटर जनरल है उसकी जो है टाइम पीरियड है, जो मुद्दत है, उसको फिक्स कर दिया गया 4 सालों के लिए। और आर्टिकल 213 जो है, ठीक है, वो क्या करता है कि प्राइम मिनिस्टर 3 लोगों के नाम फॉरवर्ड करेगा पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए, ठीक है, आफ्टर कंसल्टिंग किसके, मतलब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, उसके साथ कंसल्ट करके, ठीक है, 3 मेंबर्स को वो नॉमिनेट करेगा फॉर द पार्लियामेंट्री कमेटी। ये हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेंथनिंग की इंस्टीट्यूशंस की 18th अमेंडमेंट किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर रही है, ठीक है, यानी कि इदारे मजबूत होते हैं किसी भी मुल्क के तो वो मुल्क जल्दी तरक्की करता है। फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हमारे पास क्या है कि जजेस का अपॉइंटमेंट का जो तरीका है, ठीक है, वो चेंज कर दिया गया है 175 आर्टिकल के थ्रू। आपने सिर्फ एक तो ये आर्टिकल का नेम याद रखना है, ठीक है। एक जुडिशल कमीशन क्रिएट किया गया था, वो क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा, इसके अलावा हाई कोर्ट्स की और एक फेडरल शरीयत कोर्ट के भी, ठीक है। द कमीशन, अब जो कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है, उसमें होंगे कौन कौन, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, इसके अलावा और 2 जो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास टोटल जो जुडिशल कमीशन है उसमें 6 मेंबर्स होंगे। एक तो चीफ जस्टिस होगा, इसके अलावा जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस है ना, वो मतलब कि कोई साबका चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस भी हो, मतलब कि एक तो चीफ जस्टिस होगा साबका और एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पुराना जज भी हो सकता है, ठीक है, जिसको चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या होंगे, 2 और जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। फिर क्या होगा, फेडरल मिनिस्टर जो वफाकी हुकूमत का कानून का मिनिस्टर होगा वो होगा, और जस्टिस का। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा, इसके अलावा सीनियर एडवोकेट नॉमिनेटेड बाय द पाकिस्तान बार कौंसिल, ठीक है, पाकिस्तान बार कौंसिल से मुंतखब किया गया एक एडवोकेट भी होगा। और क्या है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जो सबसे ज़्यादा मतलब सीनियरिटी बेस पे एक जज को एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। बस इसका आपने बस यही याद करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और एंड हमारे पास क्या है कि 18 अमेंडमेंट में जो एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर, ठीक है, पाकिस्तान, उसको क्या नाम दे दिया गया था, खैबर पख्तूनख्वा का नाम दे दिया गया था KPK, ठीक है। और KPK में जो 2 प्रोविंसेस हैं उन मतलब कि न्यू प्रोविंसेस हैं, ठीक है, उन पे बात की गई थी। और बलूचिस्तान और सिंध के स्पेलिंग चेंज कर दिए गए थे। आर्टिकल 17 को रिमूव कर दिया गया था। अब आर्टिकल 17 हमारे पास क्या क्या रहा था पहले, इससे पहले कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है, लेकिन उसको क्या है रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। अगर वो इलेक्शन करवाएंगे भी सही ना, ठीक है, तो वो एक और एक्ट है पार्लियामेंट का जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट ऑफ 1962, ठीक है। आर्टिकल 6 एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ ट्रियन टू आल्सो इंक्लूड सस्पेंशन एंड होल्डिंग इन अबेयंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये ट्रियन का केस अगर होता है तो फिर उसको प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। अब हमने जो पहले पढ़ा है ना, ठीक है, वो पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं चेंजेस टू द फेडरल लेजिस्लेटिव, ठीक है, कि फेडरल लेजिस्लेशन को किस तरह से चेंज किया गया था। 18th अमेंडमेंट से रिलेटेड 2 सिनेरियो में ना केस क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बेहतर है या फिर फेडरल लेजिस्लेशन, ठीक है, फेडरल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आपने इन 2 चीज़ों को ना गौर से देखना है, ठीक है। अब फेडरल लेजिस्लेटिव हमारे पास क्या है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले हमारे पास कितने थे, 59 आइटम से या आर्टिकल से, पार्ट से, आप जो कुछ भी इसको कह सकते हो फिर, ठीक है, उसको 59 से 51 कर दिया गया। पार्ट 2 में हमारे पास 8 थे, उसको 18 कर दिया गया, ठीक है। 4 आइटम्स, ठीक है, वो पार्ट 1 से पार्ट 2 में ट्रांसफ़र किए गए थे। वो कौन कौन से थे हमारे पास, जो मेजर पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, मेजर जो पाकिस्तान की बंदरगाहें हैं, सेंसस, ठीक है, ये क्या कहते हैं उसको, मरदमशुमारी, एक्सटेंशन ऑफ द पावर्स एंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल पुलिस फोर्स टू अदर प्रोविंसेस, ठीक है, एंड नेशनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन,
ये हमारे पास जो 4 प्लान्स हैं ना, या 4 आप लोग यूँ कह लो कि पॉलिसीज़ हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, वो उसको पार्ट 1 में थी, ठीक है, उसको पार्ट 2 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ये चेंजेस हैं, ये आपने इसको लाजमी याद करने हैं। और 4 न्यू आइटम्स है, ठीक है, वो कौन कौन से थे, या प्लान्स कह लो। ऑल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश अंडर फेडरल लॉ, ठीक है, फेडरल लॉ के अंडर क्या है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाई गई थी, सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, ठीक है, पब्लिक का जितना भी डेब्ट है, ठीक है, उसकी सुपरविजन एंड मैनेजमेंट के लिए एक प्लान बनाया गया था। स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एज वेल एज रिसर्च, साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से भी हायर एजुकेशन का एक प्लान है, ठीक है, एंड इंटर पार्लियामेंट कोऑर्डिनेशन वर एडेड टू पार्ट 2, ठीक है। पहले जो 4 हमने बताए हैं, ठीक है, वो पार्ट 2 में ऐड कर दिए गए थे, ठीक है, और इसके अलावा न्यू भी बनाए गए हैं 4, ठीक है, वो भी पार्ट 2 में ऐड है। ऊपर हमने पढ़ा है ना कि पार्ट 2 में हमारे पास पहले 8 आइटम्स थे, लेकिन फिर बाद में कितने हो गए, 18 हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस वर शिफ्टेड फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट टू पार्ट 2 ऑफ द फेडरल लिस्ट, ठीक है, फेडरल लिस्ट के जो पार्ट 2 है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास लीगल इश्यूज़ हैं और मेडिकल, वो सारे उसमें ट्रांसफ़र कर दिए गए। 1 items was shifted from the concurrent list to the federal list, part 1, ठीक है, स्टेट लॉटरीज ड्यूटीज रिगार्डिंग द सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, स्टेट ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड द जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वर डिलीटेड फ्रॉम द पार्ट 1, ठीक है। ये हमारे पास था कि कौन कौन से जो मामलात हैं वो फेडरल के हैं, कौन कौन से मामलात के हैं प्रोविंसेस के हैं। फिर हमारे पास क्या है कि कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव की, ठीक है, उसको एबॉलिश कर दिया गया था। उसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसको अबॉलिश कर दिया गया है तो उसको पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। फिर हम देखते हैं, ठीक है, मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरा इसमें 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और मैंने देखा है कि जो चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट हैं आपको वही करनी चाहिए। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज क्या है कि द फेडरल officialdom was quite averse to letting off responsibility as it ultimately mean the loss of control over human physical and physical society, यानी कि फेडरल समझती है, फेडरेशन समझती है कि अगर हमने प्रोविंसेस को ये चीज़ें दे दी, ठीक है, उनको अथॉरिटी दे दी, ठीक है, अमेंड तो हमने कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने अमेंडमेंट कर दी, लेकिन उसको फिजिकली देना, ठीक है, उसको इन रिटर्न तो हमने कर दिया, लेकिन अब उसको हैंड ओवर करना प्रोविंसेस के, वो ये समझता है फेडरल वफाक ये समझती है कि हमारा अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी प्रोविंसेस से, ठीक है। अब इस तरह है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देती हूँ कि अगर एक प्रोविंस, ठीक है, वो डेप्ट लेता है किसी भी दूसरे कंट्री से इन देयर ओन सिस्टम, ठीक है, तो फिर मतलब कि ऑटोनोमस हो गया, तो फिर ये काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं स्टेट के लिए। अब फिर क्या है कि प्रोविंसेस की इनकैपेसिटेंस, ठीक है, इनकम्पिटेंट, वो ये फेडरल ये समझता है कि जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, वो इसको इफेक्टिवली लॉन्च ही नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि जो प्रोविंसेस हैं हमारे पास, उनके पास ना तो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही उनके पास क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जो फंक्शंस उनको दिए गए हैं वो उसको बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकें। अब हम देखते हैं कि ऊपर हमने पढ़ा था कि फेडरल और प्रोविंसेस में डिवाइड तो हो गई चीज़ें, लेकिन क्या है, ये कुछ चीज़ें हैं जो दोनों के अंडर काम कर रही थी। फिर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज आ गया। अब हम उसको एग्रीकल्चर में देखते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास 1973 का आइन है, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, ना तो वो फेडरल का पार्ट है, ना ही वो लेजिस्लेटिव का पार्ट है, ठीक है, ना ही वो कंकरेंट का पार्ट था। वो क्या था, ठीक है, वो एक रेजिडुअल सब्जेक्ट था, यानी कि उसको फेडरल भी देख रहे हैं, उसको प्रोविंसेस भी देख रहे हैं, ठीक है। और लार्ज मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थी इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विच वाज डिसॉल्व्ड बट री इनकारनेटेड एज अ मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, यानी कि मसला ये आ रहा है कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना, ठीक है, वो एक एज अ रेजिडुअल सब्जेक्ट था, उसको फेडरल भी देख रही थी, उसको प्रोविंसेस भी देख रही थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास ये एक चैलेंज आ गया, ठीक है। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट, उसमें आपने ये वाली चीज़ लिखनी है। अब हम एजुकेशन को देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25A जो है, ठीक है, वो क्या करता है, हम हमारे 1973 का वो कहता है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को क्या है, कंपल्सरी जो एजुकेशन है ना, 5 से लेके, ठीक है, 5 साल की उम्र से बच्चे लेके 16 साल तक उसके लिए मतलब कि फ्री है एजुकेशन, ठीक है।
अब जब एजुकेशन फ्री है, ठीक है, एजुकेशन जी फ्री हो गई, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट रिक्वायर्स द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब फेडरल ने ये बात तो कह दिया, लेकिन इस पे अमल करवाना, ठीक है, वफाक और सूबों दोनों की जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर हमने 18th अमेंडमेंट को लॉन्च किया, ठीक है, तो हमारे पास मुख्तलिफ चैलेंजेस आ गए। क्या कि जो कंकरेंट लिस्ट थी उसमें पहले क्या होता था कि करिकुलम, सिलेबस, प्लानिंग, पॉलिसी, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन, ठीक है, उसके हवाले से ना एक बेसिक प्लान आता था, दोनों वफाक और सूबे मिलके बनाते थे। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास ये इशू आ गया कि सिलेबस क्या होगा, एक सूबे का सिलेबस क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या है, ये इशू आ गए हैं। The following organizations are departments of the dissolved ministry are now attached to the newly established Ministry of Education and Training, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट हमारे पास अबोलिश हो गए। इसके बाद जो न्यू ये हमारे पास बनी है मिनिस्ट्री, ठीक है, उसके अंदर ये वाले हमारे पास जितने भी थे ना इंस्टीट्यूशन वो ऐड हो गए हैं, जिसमें हमारे पास HEC आ जाता है, वोकेशनल और ट्रेनिंग के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है। NTB है, नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो है, नेशनल टैलेंट पूल है, कमीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, प्लानिंग मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर जितने भी हमारे पास SSC के यानी कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, और इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वो क्या आ जाते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आ जाते हैं। फिर ये हमारे पास है सेकंड चैलेंज। अब हम थर्ड चैलेंज देखते हैं, वो क्या है, हेल्थ। हेल्थ में क्या था, एक रेजिडुअल सब्जेक्ट था, लेकिन क्या है कि कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में इनेबल कर दिया था कि फेडरल अपने इसमें रोल प्ले कर सकती है। इसको मैं इस तरह से बताती हूँ कि अब ड्रग अथॉरिटी है ना, हर सूबे की अलग हो गई, ठीक है। अब किसी भी ड्रग को, ठीक है, एक सूबे में बनाने का तरीका अलग होगा, दूसरे में अलग होगा, तीसरे में अलग होगा, चौथे में अलग होगा। तो फिर ये क्या है कि ये काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं एक कंट्री के। मसला ये है कि 4 सूबे हैं ना, वो मिल के तो काम करें नहीं, ठीक है। प्रोविंसेस को ऑटोनोमस कर दिया गया, लेकिन वो चारों प्रोविंसेस उनमें ही कोलैबोरेशन नहीं है। तो मेजर इशू यहाँ पे आ जाता है कि फिर जो प्रोविंसेस हैं वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं। फिर क्या है कि 18th अमेंडमेंट ये कहती है कि जी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो हमारे पास नीचे जितने भी बनाए गए दिए गए ना पॉइंट्स, वो उसमें अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। कौन कौन से में, ड्रग्स में, मेडिसिन में, पॉइजनस एंड डेंजरस ड्रग्स हैं, ठीक है, और कॉन्टेजीनियस एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है, ठीक है, वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में अगर स्प्रेड होती है तो उसमें फेडरल अपना रोल प्ले करेगी। मेंटल इलनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, इसके भी जितने हैं उसमें रोल प्ले करेगी। और ओवरऑल इम्पोर्टेंस, जो नेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ है पाकिस्तान की, यानी कि स्टेट की इम्पोर्टेंस जो है हेल्थ के लिहाज से, उसमें भी फेडरल को रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। 2013 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक न्यू मिनिस्ट्री लॉन्च की थी, ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज की रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की, वेयर द डिस्पर्स फंक्शंस वर क्विकली रिसेंबल। ये हमारे पास क्या आ जाता है कि हेल्थ के कौन कौन से पार्ट्स में या कौन कौन से प्लान्स में फेडरल अपना रोल प्ले कर सकती है। अगर हम इसको कंक्लूड करें, ठीक है, इसने अबोलिश करके ना कंकरेंटली से, ठीक है, प्रोविंसेस की एक फेडरेशन, जो हमारे पास फेडरेशन है उसमें प्रोविंसेस को ऑटोनमस भी कर दिया, ठीक है, उनकी जो पोजीशन थी उसको स्ट्रेंथन भी कर दिया, ठीक है। उसने हमने देखा था पार्ट 2 में हमारे पास कितने 8 आइटम्स, 8 से उसने 18 आइटम्स कर दिए, ठीक है। फेडरल का जो पार्ट है, ठीक है, उसमें उसने उसका इंक्रीज़ कर दिया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है कि प्रोविंसेस के हेड्स और हमारे पास जो एग्जेक्टिव है यानी कि वफाक के हेड, उस वो मिल के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाता है, ठीक है। और रिड्यूस द पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नेंस, ठीक है, इन्हेंस द पावर्स ऑफ द सेनेट, ठीक है, सेनेट की पावर्स इंक्रीज हो गई और जो गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर की पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। 58(2) भी था हमारे पास पहले, जिसको अबोलिश कर दिया गया। उसमें ये होता था कि प्रेसिडेंट अबोलिश कर देता था, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी होती थी, सूबों में गवर्नर की अथॉरिटी होती थी, और सूबे में गवर्नर का राज है, ठीक है, वफाक में प्रेसिडेंट का राज है, और वो जो चाहे मर्जी करते रहे। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास क्या है कि गवर्नर की जो अथॉरिटी है वो भी कम कर दी गई है, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को मोर इफेक्टिव बना देंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हमारे पास कौन होता है, एक तो हमारे पास अटॉर्नी जनरल होता है, दूसरे हमारे पास क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और चारों सूबों के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला है, ठीक है, वो होते हैं। फेडरल मिनिस्ट्री से क्या उनको आइडेंटिफाइड किया गया था, कमेटीज़ बनाई गई थी, एंड फॉर द डिफरेंट टाइटल एटलीस्ट असेसमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ दैट। इन शॉर्ट क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मोस्ट स्ट्रेंथन किया गया था,
ठीक है। और जो फेडरल है, ठीक है, फेडरल की जो पार्ट है, लिस्ट है, उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया था और कंकरेंटली इसको भी डिक्रीज़ कर दिया गया है। अगर हम देखें तो 18th अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में हमें कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा था। चैलेंजेस हमारे कौन कौन से सेक्टर में आ रहे हैं, एजुकेशन में आ रहे हैं, हेल्थ में आ रहे हैं और एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास था 18th अमेंडमेंट, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी।